हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक, गुलाम। संजय गुप्ता पेश करते हैं गुलाम। कभी घोड़े धनवानों के लूटने का मुख्य कारण हुआ करते थे, क्योंकि डाकू उन्हीं पर बैठकर धनवानों को लूटने आया करते थे। लेकिन आज धनवान लोग खुद ही घोड़ों पर अपना धन लुटा रहे हैं, उन रेस कोर्सों में जाकर जहां ऐसी घुड़दौड़ आयोजित की जाती है जिन पर दांव लगा होता है करोड़ों रुपया। और करोड़ों के दांव वाली ऐसी घुड़दौड़ों में कभी कभी ऐसे दृश्य भी देखने को मिल जाते हैं। 10 नंबर के इस घोड़े को देखो, एकदम मरियल और कमज़ोर है। वह सुपर स्पीड वाले बाकी 9 घोड़ों के बीच कैसे भाग सकेगा। मुझे तो लगता है रेस शुरू होते ही भरभरा कर गिर पड़ेगा वह। भगवान करे ऐसे ही हो, तब रेस स्थगित हो जाएगी और मुझे शिप्रा नाम की इस जोंक से छुटकारा मिल जाएगा। शिप्रा की जिद पर विनय भी उसके साथ इस रेस को देखने वहाँ मौजूद था। ऐसे घटिया घोड़े को रेस में शामिल ही क्यों किया गया। मजबूरी में, क्योंकि इससे पहले जो घोड़ा 10 नंबर पर भागने वाला था, प्रैक्टिस में उसकी टांग टूट गई और उसका जॉकी मार्ग उसे छोड़कर कहीं भाग गया। और चूंकि आज की रेस पर करोड़ों के दावों की बुकिंग पहले से की जा चुकी है, इसलिए इस रेस को शुरू करने के लिए इस घोड़े को शामिल किया गया। बेकार ही शामिल किया गया उसे। 5 पैसे का दाव भी नहीं लगाएगा कोई इस पर। यही तो हैरानी की बात है। इस शहर के जुर्म की जानी मानी हस्ती अखनूरा ने 5 करोड़ रुपए का दाव लगा रखा उस पर। पागल हो गया अखनूरा। उस घोड़े पर इतना बड़ा दांव लगाकर उसने जो भूल की है, उस पर वह जिंदगी भर पछताएगा। सभी की बातों का सिलसिला गोली चलने की तेज आवाज़ न तोड़ा, ठां! और ये संकेत था रेस के शुरू होने का। सभी घोड़े तूफानी गति से भाग खड़े हुए। इसी के साथ अखनूरा नामक उस शख्स के चेहरे पर चिंता की रेखाएं रेस के घोड़ों से कहीं अधिक तेजी से दौड़ने लगी। दौड़ में 10 नंबर अभी सबसे पीछे है, और जिस तेजी से वह भाग रहा है उससे नहीं लगता कि वह अगले 7 जन्म भी बाकी घोड़ों से आगे निकल पाएगा। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मैं पागल था जो मैंने तुम्हारे कहने पर 10 नंबर के घोड़े पर 5 करोड़ रुपये का दाव लगाया। तुम्हारा कहना मानकर बर्बाद होने जा रहा हूँ मैं। शांत अखनूरा, शांत। 10 नंबर का घोड़ा मेरा गुलाम है, और मेरा गुलाम मेरे कहने पर जब चाहे पासा पलट सकता है। तो हम 7 जन्म की बात कर रहे थे ना। सामने देखो, अगले 7 सेकंड में मेरा गुलाम कैसे इस रेस का पासा पलटता है। अखनूरा ने जैसे ही सामने देखा, वैसे ही उसकी आंखें भी औरों की तरह फटती चली गई। और ऐसा होता भी क्यों ना। 10 नंबर हवा से बातें करता, सभी को पछाड़ता जो दिखाई दे रहा था उसे। उफ, ओ नहीं। जिस समय 10 नंबर फिनिशिंग लाइन तक पहुंचा, उस समय कोई घोड़ा उसके आसपास भी नहीं था। और फिनिशिंग लाइन पार करने के बाद आश्चर्यचकित जॉकी ने जैसे ही घोड़े की लगाम खींची, वैसे ही उसे आश्चर्य का एक और दौरा पड़ा। ओ माय गॉड, ये तो रुक ही नहीं रहा, तूफानी गति से भागता ही चला जा रहा है। उह। जिंदगी भर घोड़ों की सवारी करने वाले उस जॉकी की गिग्गी बन गई थी। और उस समय तो उसके सभी मसामों ने ढेरों पसीना उगल दिया जब उसे सामने से ट्रेन आती दिखाई दी। ओ नहीं, सामने से ट्रेन आ रही है। अगर ये नहीं रुका तो इसके साथ मैं भी मारा जाऊंगा। लेकिन इसे रोकूं कैसे। जॉकी को ना तूफान की तरह भागते घोड़े को रोकने का कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा था, और ना आंधी की तरह बढ़ती ट्रेन को रोकने का कोई तरीका उसके पास था। एक हृदय विदारक दुर्घटना को मूर्त रूप देने के लिए दोनों तेजी से एक दूसरे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन दोनों के एक दूसरे के पास पहुंचने से पहले पहुंची वह चमकीली रस्सी, और सिद्ध हो गई सारी दुनिया में प्रचलित ये कहावत कि दिल्ली की आंख है परमाणु। ओह, सही समय पर पहुंचा, वरना एक भीषण दुर्घटना घट गई होती। लेकिन रेस के इस घोड़े को हुआ क्या, जो ये अपने जॉकी के लाख रोकने के बावजूद भी रेस कोर्स का मैदान छोड़कर रेलवे ट्रैक पर दौड़ रहा है। इसे वापस रेस कोर्स में ले चलता हूँ, उसके बाद देखूंगा। वहीं इसे शांत करके इसके इस तरह एकाएक पागल होने का कारण पता चलेगा। रेस कोर्स में ले जाकर परमाणु को उस घोड़े को शांत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जैसे ही उस घोड़े के पाँव रेस कोर्स की ज़मीन से छुए, वैसे ही वह शांत हो गया, हमेशा के लिए। डेड। इसे पोस्टमार्टम के लिए भेजना होगा। कमाल है, एक मरियल से घोड़े ने तूफानी स्पीड से भागकर रेस जीत ली, और फिर ऐसा भागा कि रुकने का नाम नहीं लिया। असंभव सा लगता है सब। ज़रूर उस घोड़े को कोई ऐसी प्रतिबंधित दवा दी गई है जिसने उसके दौड़ने की शक्ति को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ उसके दिमाग को भी अनियंत्रित कर डाला। यह रहस्य घोड़े के पोस्टमार्टम के बाद शीशे की तरह साफ हो जाएगा। इसलिए फ़िलहाल मुझे विनय बनना है, ताकि मैं पहले विनय को खोजती शिप्रा और फिर घोड़े से जुड़े रहस्य को जानने के लिए इंस्पेक्टर विनय बनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंच सकूं। ओ विनय, एन मौके पर पता नहीं तुम कहाँ चले जाते हो। काश यहाँ रहते तो देखते कि परमाणु कैसे जॉकी और घोड़े को उठाए उड़ता हुआ यहाँ पहुँचा था। बाय द वे, तुम गए कहाँ थे।
टॉयलेट। इतना एक्साइटेड सीन देखने के बाद आदमी और जा भी कहाँ सकता है। वैसे यहाँ हुआ क्या था? शिप्रा ने बताया तो। अरे, अब कहाँ चले? अपनी ड्यूटी निभाने पुलिस स्टेशन? ऐसी मिस्ट्रीफुल बातें सुनने के बाद मेरे जैसा आदमी और जा भी कहाँ सकता है। वैसे अगर मुझे तुम जैसी चमचिचड़ी से छुटकारा मिल जाए तो मैं जहन्नुम में भी जा सकता हूँ। ये होटो में क्या बुदबुदाया तुमने? कुछ नहीं, मैं कह रहा था तुम यहाँ एंजॉय करो, मैं चलता हूँ, बाय। वहाँ से रवाना होकर विनय जब इंस्पेक्टर विनय बनकर बनकर पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा तो उसे पता चला कि जिस रहस्य की उसे शीशे की तरह साफ हो जाने की उम्मीद थी वह और भी अंधकार में हो गया था। केमिकली और माइक्रोस्कोपिक दोनों तरह की जांच में घोड़े के शरीर में किसी भी तरह की कोई दवा या नशीले पदार्थ की उपस्थिति के कोई भी लक्षण नहीं है। इसलिए यह कहना सर्वथा अनुचित होगा कि रेस में शामिल करने से पहले घोड़े को एस्ट्रॉयड दिए गए। उसने वह रेस अपने बल पर ही जीती थी। ओह, यानी घोड़े का रेस जीतना और फिर पागलों की तरह रेलवे ट्रैक पर दौड़ना सब कुछ नेचुरल था? शायद नहीं, क्योंकि उसके मस्तिष्क और दिल की जांच से मुझे पता चला है कि वे असाधारण रूप से सिकड़े हुए थे। और ऐसा तभी होता है जब घोड़े के दिलो दिमाग को डर ने बुरी तरह जकड़ रखा हो, और शायद उसी डर ने उसे रेस जीतने और रेलवे ट्रैक पर भागने के लिए मजबूर किया। ओह, थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। ठहरो इंस्पेक्टर, मुझे इस घोड़े के पास से एक अलग सी चीज़ मिली है, और वो चीज़ है ये माइक्रो ट्रांसमीटर। इसे घोड़े के कान से बरामद किया मैंने। ट्रांसमीटर घोड़े के कान में? इसका घोड़े के कान में लगे होने का क्या मतलब हो सकता है? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन इतना आधुनिक और महंगा यंत्र अगर एक घोड़े के कान में लगा हुआ है तो उसका कोई ना कोई मतलब तो ज़रूर होगा। सही कहा, मैं इसका पता लगाऊंगा। एक मरियल घोड़े की जीत ने जहां इंस्पेक्टर विनय सहित कईयों को सवालों की उलझनों में उलझा दिया था, वहीं अखनूरा जैसों को खुशी से उछाल दिया था। 5 करोड़ लगाकर 25 करोड़ पाए मैंने। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है आका। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि मरियल से उस घोड़े को तुमने रेस में शामिल कैसे करवा दिया, और पहले वाले घोड़े और जॉकी मार्को का क्या हुआ? तुम्हारे पहले सवाल का जवाब तो ये है कि इस दुनिया में आका के गुलामों की कमी नहीं। आका के वही गुलाम रेस के आयोजकों में भी मौजूद थे जिन्होंने आका के एक इशारे पर उस मरियल घोड़े को रेस में शामिल कर लिया। और तुम्हारे दूसरे सवाल का जवाब है कि जो घोड़ा पहले 10 नंबर पर भागने वाला था वह इस समय घायल होकर अस्पताल में, और उसका चौकी मार्को यमराज के दरबार में। बेचारे ने मेरे इशारे पर अपनी जान तक नछावर कर दी। ओह, लेकिन तुम ऐसा कैसे करते हो? मैंने उस घोड़े के कान में एक ऐसा छोटा ट्रांसमीटर लगा हुआ था जिसकी मदद से मैं अपनी वह आवाज़ तक आसानी से पहुंचा सकता था जिस आवाज़ का वह गुलाम था, और उस आवाज़ पर मेरा गुलाम अपनी जान भी दे सकता है। तुम अपने लिए गुलाम क्यों नहीं बनाते? मेरा शौक अपने लिए गुलाम बनाना नहीं बल्कि गुलाम बनाकर बेचना है। जिसे भी जैसा भी गुलाम चाहिए कीमत लेकर आ जाए और गुलाम ले जाए। किसी को भी गुलाम बना लेने वाले इस आका की खबर जल्दी इंस्पेक्टर विनय को लगने वाली थी। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, मेरा नाम स्टीव शेपर्ड है। दिल्ली की एक प्रतिष्ठित कुरियर कंपनी स्पीड फ्लाइट का मालिक हूँ मैं आपके पास अपने भाई के लापता हो जाने की सूचना दर्ज कराने आया हूँ। अपने भाई के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। उसका नाम मार्को है, रेस कोर्स में जॉकी है। वह आज अपने घोड़े के साथ एक महत्वपूर्ण रेस में भाग लेने वाला था, लेकिन वह ऐसा कर नहीं सका क्योंकि पिछली रात को ही न जाने कैसे उसका घोड़ा घायल हो गया और वो लापता हो गया। इंस्पेक्टर विनय को चौंका देने वाली थी वह खबर। कहीं तुम उस रेस की बात तो नहीं कर रहे जिसे एक मरियल से घोड़े ने जीता है? यस, आज की रेस जीतने वाला वह मरियल घोड़ा और उसका जॉकी मेरे भाई मार्को और उसके घोड़े की जगह दौड़े थे, और उनकी किस्मत देखी कि रेस में शामिल होते हुए जीत गए। एक झटके से उठ खड़ा हुआ इंस्पेक्टर विनय। नहीं, वे किस्मत से नहीं जीते बल्कि उन्हें जिताया गया है, और यह बात अब मुझे साबित करके दिखानी है। आप कहना क्या चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। जल्दी ही समझ जाएंगे। फिलहाल आप ये विश्वास रखकर यहाँ से जाइए कि आपका भाई जल्दी आपके पास पहुँच जाएगा। स्टीव शेपर्ड को आश्वासन देकर इंस्पेक्टर विनय तुरंत ही वहाँ से निकल गया। सिर्फ एक ही आदमी था जिसने उस मरियल से घोड़े पर 5 करोड़ रुपए का दाव लगाया था। जॉकी मार्को के गायब होने, उस घुड़दौड़ से जुड़े सभी रहस्यों को जानने के लिए मुझे उसी आदमी से मिलना होगा, और उस आदमी का नाम है अखनूरा। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सॉरी इंस्पेक्टर, इस समय मैं अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी में व्यस्त हूँ। मुझसे बात करनी है तो फिर कभी आना, और फिर कभी जब भी आना फ़ोन करके मेरे सेक्रेटरी से अपॉइंटमेंट ले लेना।
अखनूरा, मुझे तुमसे अभी बात करनी है और तुम्हें मुझसे बात करनी ही होगी। एक मिनट इंस्पेक्टर, तुम्हें मिस्टर अखनूरा से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। आखिर तुम कानून के नुमाइंदे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि किसी के घर में बिना इजाज़त घुसना और एक सब नागरिक के साथ बदतमीज़ी से पेश आना जुर्म है, तुम जानते हो ना? ओह, गृह सचिव महोदय, यस सर। तो फिर मेरे ख्याल से तुम्हें यहाँ खड़े रहकर टाइम खराब करने की जगह वापस थाने लौटकर अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। ओके सर। मेरे शरीर पर मौजूद खाकी वर्दी मुझे गृह सचिव जैसे अपने एक ऐसे उच्चाधिकारी का आदेश मानने के लिए मजबूर कर रही है जिसकी पनाह में अखनूरा जैसे अपराधी फल फूल रहे हैं। लेकिन ऐसे उच्चाधिकारियों के आदेशों को मानने के लिए ये खाकी ड्रेस मजबूर होगी, लेकिन ये पीली और हरी ड्रेसें जो मुझे प्रदान करती है एक ऐसा रूप जिसे देखकर कांप उठते हैं उनके वे कलेजे जिसमें गिचगिचाते रहते हैं जुर्म के कीड़े। परमाणु? अरे, ये तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो परमाणु? सुना है तुम बहुत ऊंचा उड़ते हो, इसलिए तुम्हें ऊंचाइयों की सैर कराने ले जा रहा हूँ ताकि तुम जान सको कि ऊंचा उड़ने वाला जब गिरता है तो उसका क्या हश्र होता है। आ! परमाणु ने अखनूरा को सचमुच छोड़ दिया, लेकिन जल्दी लपक भी दिया। क्यों अखनूरा, कैसा लगा ऊपर से गिरने का एक्सपीरियंस? मज़ा नहीं आया? इस बार ज़रूर मज़ा आएगा। ओह! परमाणु ने उसे एक बार फिर छोड़ दिया, लेकिन इस बार वह उसे बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ा। नहीं, मुझे बचाओ परमाणु, मैं मर जाऊंगा। ओह, तो तुम मरने से डरते हो? ऐसा है तो चलो हम तुम्हें बचा लेते हैं। मौत को इतने पास देखकर घिग्गी बन गई थी अखनूरा की। करुण स्वर में चीख पड़ा था वह, आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? सिर्फ कुछ सवालों के जवाब, जिसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि कल की रेस में 10 नंबर पर भागने वाला वह घोड़ा कैसे जीता जिस पर तुमने 5 करोड़ रुपए का दांव खेला था, और जॉकी मार्को कहाँ है और उसका घोड़ा कैसे घायल हुआ? लेकिन छोड़ना मत, क्योंकि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि वे जवाब तुम्हें किससे मिल सकते हैं। आका, आका नाम है उसका। उसी ने मुझे उस मरेल घोड़े पर 5 करोड़ रुपए का दाव खेलने के लिए कहा था। उसके एवज में मैंने जीत का 20% उसे दिया था। कहाँ मिलता है ये आका? 21 राजपुरा रोड। 21 राजपुर रोड, ठीक है, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। तुम अपनी पार्टी और केक के पास वापस जाओ। नहीं! छपाक! ठप! राजपुर रोड की 21 नंबर की उस कोठी में पहुंचने में परमाणु को ज़्यादा देर नहीं लगी। मुझे आका से मिलना है। कहाँ है वह? आका यहाँ है परमाणु। कहो, क्या काम है आका से? उफ, बड़ी ही विचित्र पर्सनैलिटी का मालिक है ये आका, जिसके साथ है ये खूंखार चीते। इन खूंखार चीतों को देखकर ज़रूर सिरहन सी दौड़ गई होगी शरीर में, लेकिन डरो मत, ये चीते खूंखार ज़रूर है लेकिन आका के गुलाम हैं। और आका का गुलाम वही करता है जो आका हुक्म करता है। यही जानने में यहाँ आया हूँ कि तुम्हारे हुक्म से क्या क्या हो सकता है आका। क्या एक मरियल घोड़ा रेस जीत सकता है? क्या एक अच्छा खासा घोड़ा घायल हो सकता है? क्या कोई जॉकी रातों रात गायब हो सकता है? जवाब एकदम अप्रत्याशित था। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आका चाहे तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसका काम ही अपने गुलामों से ऐसे असंभव काम करवाना। ये रेस मेरे ही गुलाम घोड़े ने जीती थी, और मेरे ही गुलामों ने जॉकी मार्को के घोड़े को घायल करके मार्को को यमराज के पास पहुंचाया, और मेरे ही गुलाम मुझे चीर फाड़ कर पचा जाएंगे। ये सब क्योंकि ये सब जानकर, ओह, तू यहाँ से वापस नहीं जाने वाला। तू यहाँ आने वाला, इसकी खबर अखनूरा ने मुझे दे दी थी, इसलिए मैंने पहले से ये तैयारी करके रख रखी थी कि यहाँ आकर तू सीधा इन खूंखार चीतों के पेट में जाए। अटैक! आका के मुंह से निकले उस इकलौते शब्द ने उन दोनों चीतों के जिस्म में बिजली भर दी और परमाणु को अपनी खूंखारता का आभास करा दिया। उफ! बचने के लिए लहराया परमाणु तो एक असाधारण छलांग लगाकर उस तक पहुंचा एक चीता। उफ! परमाणु के शरीर पर अपने पंजों के गहरे निशान छोड़ दिए उसने। इसी के साथ दिल खोर का ठहाका लगाया आका ने। हा 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 हा। आका के गुलाम उसका हुक्म मानने के लिए किसी भी ऊंचाइयों को छू सकते हैं, इसलिए इस पिंजरे में तू उड़कर या किसी और तरीके से बचकर निकल जाएगा, ये सोचना तेरी भूल है। परमाणु तुरंत ही संभला। मैं बचने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहा था आका कि मैं प्रकृति के नायाब दिन को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था, लेकिन अब मुझे पता चल गया है, तेरा हुक्म मानने के चक्कर में ये तेरे ही है, तेरी तरह अपना दिमागी संतुलन खो चुके हैं, इसलिए तेरा दिमाग ठीक करने से पहले इन दोनों का दिमाग ठीक करना बहुत ज़रूरी है। बहुत नादान है तू आका, जो तूने ये सोचा कि चारों तरफ मौजूद ये सलाखें परमाणु को कैद कर सकती हैं। परमाणु तो वह हवा है जिसे ना कोई कैद कर पाया है और ना रोक पाया है। भड़ाक! तू जानवरों और लोगों को कैसे गुलाम बनाता है ये तो पता नहीं,
लेकिन तेरे गुलाम बनाने का ये खेल अब खत्म हुआ। आज से तू आका नहीं, गुलाम कहा जाएगा, जेल की सलाखों का गुलाम। परमाणु के उस तेज वार ने गुलाम के मस्तिष्क से होशों को छीन लिया। इसे जेल पहुंचाने के लिए फिलहाल इसका हवालात में पहुंचना बहुत ज़रूरी है, और इस काम को इंस्पेक्टर विनय अच्छे ढंग से कर सकता है। तुरंत ही वहां से रवाना हुए परमाणु को इंस्पेक्टर विनय बनकर दोबारा वहां पहुंचने में ज़्यादा देर नहीं लगी। जल्दी आका को होश आया तो उसने अपने आप को सलाखों के पीछे पाया। ये मैं कहाँ हूँ? हवालात की उन सलाखों के पीछे जहाँ से निकल कर अपराधी सीधा जेल की चार दीवारियों के पीछे पहुँचता है। तुम भी वहीं पहुँचोगे आका? नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। तुम मुझे यहाँ से आज़ाद कर दो। मैं तुम्हें इतनी दौलत दूंगा कि तुम्हें सारी ज़िंदगी फिर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दौलत के लिए बिकने वाले गुलाम और होंगे आका। कानून का ये गुलाम तो सिर्फ कानून की धाराओं के लिए बिकता है, और वही धाराएं कहती हैं कि जालसाजी और जौकी मार्कों की हत्या करने के जुर्म में तुम्हारी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा ऐसे ही सलाखों के पीछे गुजरने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होगा इंस्पेक्टर। ये सलाखें आका को गुलाम नहीं बना पाएंगी, क्योंकि आका का काम गुलाम होना नहीं, गुलाम बनाना है। अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस लौटता इंस्पेक्टर विनय काश आका की आंखों में वह शैतानी चमक देख लेता, तो उसे इस बात का आभास तुरंत हो जाता कि रात के बाकी बचे कुछ घंटे हवालात के पहरेदारों पर भारी गुजरने वाले थे। साला बड़ी देर से चीख रहा है, आ देखते हैं क्या हुआ उसे। क्या हुआ? क्यों चीख रहा है? तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए, ताकि मैं तुम्हें अपना गुलाम बना सकूं। आका के हाथ में थमे उस चमकते हीरे से निकलती रोशनी ने पल भर के लिए उन पहरेदारों को अंधे ही कर दिया, और अभी उनकी आंखों से तेज रोशनी का प्रभाव हटा भी नहीं था कि उनके मस्तिष्कों में गूंजी हुई आवाज़, आंखें खोलो, मेरी तरफ देखो, देखो, देखो मेरी आंखों में, और एक ही शब्द याद रखो, तुम गुलाम हो, आका की गुलाम। हाँ, हम गुलाम हैं। हमारे लिए क्या हुक्म है आका? हवालात का दरवाज़ा खोलो और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। गुलामों को भला आका का हुक्म मानने से क्या एतराज़ था? कड़ाक खट, पलक झपकते ही हवालात से बाहर था आका। शाबाश मेरे गुलामों, अब मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई मुझे रोक ना पाए, कोई मेरे पीछे ना आए। ऐसा ही होगा आका। अपने आका को जो ज़ुबान दी उस पर पूरी तरह खरे उतरे हुए गुलाम। अपने आका के पीछे उन्होंने न किसी को जाने दिया और न किसी को उसे रोकने का मौका दिया। आका नाम का पंछी पिंजरा तोड़कर उड़ चुका था, और इंस्पेक्टर विनय हाथ मलता रह गया। उफ, इन दो सिपाहियों की मदद से आका हवालात से भाग गया, और इन सिपाहियों को कुछ भी याद नहीं कि कब इन्होंने हवालात का ताला खोला और कब इन्होंने अपनी बंदूकों से सभी को रोककर आका को भाग जाने का मौका दिया। मुझे जल्दी वापस लाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो इन बेचारों को अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़ेगा। और वैसे भी आका जैसे अपराधियों के लिए सबसे अच्छी जगह जेल की काल कोठरी है, लेकिन मैं उसे इंस्पेक्टर विनय के रूप में जल्दी नहीं ढूंढ सकता। उसके लिए तो मुझे परमाणु बनना होगा। परमाणु बनकर इंस्पेक्टर विनय को आका को ढूंढने में ज़्यादा देर नहीं लगी। वह रहा अपने आप को छिपाने की कोशिश में जुटा हुआ। अच्छा हुआ मैंने परमाणु बनकर इसे गायब होने से पहले ही ढूंढ लिया। धड़ाक! कहाँ चले आका? इस शहर में परमाणु की आंखों से बचकर भागना इतना आसान नहीं। ये बात मैं जानता था परमाणु, इसलिए छिपने की जगह मैं इस तरह सड़क पर खुलेआम घूम रहा हूँ, क्योंकि तेरी आंखों से बचने का मुझे एक ही तरीका सुझाई दिया कि तुझे बना लिया जाए अपना गुलाम। उस चमकते हीरे से निकलकर किसी को भी गुलाम बना देने वाली वह रोशनी ठीक परमाणु की आंखों से जा टकराई। कुछ ही दशक पहले सारे संसार में गुलामों की मंडियों का बोलबाला था। गुलामों की खरीद फरोख्त का व्यापार जोरों पर था, और इस व्यापार का सबसे बड़ा व्यापारी था काबू सलेम। संसार भर की गुलामों की मंडियों में काबू सलेम के नाम की धूम थी। उन मंडियों में आने वाला हर आदमी हैरान था कि काबू सलेम इतने बड़े पैमाने पर गुलाम कैसे बनाता है। लाख कोशिशों के बाद भी इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया, लेकिन काबू सलेम के बेटे लाबू सलेम, और फिर उसके बेटे काबू सलेम, और फिर उसके बेटे साबू सलेम के बाद उसके बेटे आबू सलेम यानी मैं इस रहस्य को अच्छी तरह जानता हूँ कि काबू सलेम वे गुलाम इस प्राचीन हीरे की मदद से बनाया करता था, जो उसके पुरखों को फरिश्ते से वरदान में मिला था। इस हीरे से निकलने वाली चमकीली किरणें सदियों से हमारे परिवार के लिए गुलाम बनाती आ रही हैं, और हमें बनाती आ रही हैं आका। और ये आका आज परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए बेच रहा है संसार का सबसे अद्भुत और आश्चर्यजनक गुलाम, जो है वंडरमैन परमाणु। देखने वालों की आंखों में आश्चर्य के सिवा कुछ नजर नहीं आया। परमाणु को तुमने अपना गुलाम बना लिया? हे रब्बा, कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? एकदम असंभव काम था ये, ऐसा कैसे कर पाए तुम?
इस प्राचीन हीरे की मदद से जिसने अनगिनत गुलाम बना दिए। काश ये आका से न टकराया होता तो आज यहाँ बिकने के लिए नहीं खड़ा होता। और मैं स्पीड फ्लाइट कुरियर सर्विस का मालिक स्टीव शेपर्ड इसे खरीदने के लिए यहाँ मौजूद नहीं होता। मैं परमाणु के लिए 20 लाख रुपए दे सकता हूँ तुम्हें। शुक्र है यहाँ बड़े बड़े माफिया मौजूद नहीं हैं, वरना वे परमाणु को किसी भी दाम पर खरीद लेते। अगर मुझे परमाणु को जल्दी से जल्दी गुलामों की तरह काम करते देखने की जल्दी ना होती तो मैं उसे बहुत ही ऊंचे दाम पर बेचता, लेकिन मैं एक पल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। लाओ 20 लाख रुपए और ले जाओ इस गुलाम को। 20 लाख रुपए से भरा सूटकेस आका के हाथ में सौंप कर स्टीव शेपर्ड जैसे ही चलने को हुआ, आका ने उसे रोक दिया। प्राचीन हीरे की किरणों के प्रभाव के बाद भी परमाणु नामक ये गुलाम और उसकी गुलामी कुछ शब्दों यानी कोड वर्डों से जुड़ी हुई है। मैं तुम्हें वो कोड वर्ड बताता हूँ, अगर उनका इस्तेमाल करते रहोगे तो ज़िंदगी भर इस गुलाम की सेवाओं का लाभ उठाते रहोगे। आका से परमाणु को संचालित करने वाले शब्दों को जानने के बाद फिर वहाँ नहीं रुका स्टीव शेपर्ड। चल मेरे गुलाम। परमाणु किसी के इशारों पर नाचने को तैयार था और उसका मार्गदर्शक देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि वह एक ऐसा रोबोट था जिसके पास जो मशीनी दिमाग था उसमें अच्छा बुरा सोचने की कुव्वत नहीं थी। वह तो सिर्फ वह कर सकता था जो उसे निर्देश दिए जाएं, और फिलहाल उसे निर्देश देने वाला कोई था नहीं, क्योंकि उसे निर्देश सिर्फ 2 ही आदमी दे सकते थे, और दोनों ही निर्देश न देने की स्थिति में थे। एक अस्पताल के इंटेंसिव केयर यूनिट में कोमा में पड़ा हुआ था और दूसरा खुद किसी और के निर्देशों पर नाच रहा था। ठीक आधे घंटे में 200 किलो का पैकेट ग्राहक को पहुंचाकर परमाणु वापस भी आ गया। वाह, मेरी स्पीड फ्लाइट कुरियर सुपर स्पीड कुरियर बन गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी कुरियर कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी और मैं बन जाऊंगा हिंदुस्तान का सबसे बिजी आदमी, और शायद फिर मेरा विश्व के सबसे अमीर आदमी बिल गेट से भी बड़ा अमीर बनने का सपना भी पूरा हो जाए। मेरे लिए क्या हुक्म है आका? सपनों में खोते स्टीव शेपर्ड को उस आवाज़ ने चौंकाया जो सिर झुकाए परमाणु के कंठ से निकली थी। क्या हुक्म है मेरे आका? ओह परमाणु, तुम ऐसा करो, पहले मुझे पुलिस स्टेशन छोड़कर आओ, फिर उस बड़े पैकेट को नेपाल छोड़कर आना। ठीक है। परमाणु को स्टीव को पुलिस स्टेशन के बाहर छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगी। उस पैकेट को नेपाल छोड़कर आने के बाद मुझे लेने वापस यहाँ लौटना। पुलिस स्टेशन। आज 3 दिन हो गए मेरे भाई मार्को को गायब हुए, लेकिन अभी तक इंस्पेक्टर विनय ने उसके बारे में कोई सूचना नहीं दी। उससे मिलकर उस पर प्रेशर डालता हूँ कि वह जल्दी से जल्दी मार्को का पता लगाए। विनय साहब तो यहाँ है नहीं, पिछली रात थाने से निकले लेकिन अभी तक ना लौटे हैं, ना उनका कोई मैसेज है। जैसे ही वे लौटेंगे मैं उन्हें आपके बारे में खबर कर दूंगा, वे खुद ही आपसे मिल लेंगे। जिस लापरवाही के लिए दिल्ली पुलिस मशहूर है उसके रहते इंस्पेक्टर विनय शायद ही मुझसे मिले। खिसे आता हुआ वापस लौटता स्टीव शेपर्ड क्या जानता था कि जिस इंस्पेक्टर विनय को वह ढूंढ रहा था वह परमाणु के रूप में उसके सामने मौजूद था। वाह, सही टाइम पर वापस लौटे। चलो ऑफिस चलो। थाए थाए। स्टीव को उठाते परमाणु के ध्यान को अचानक उन धमाकों ने खींच लिया जो एक संगीन अपराध के घोतक थे। थाए। और अपराध होते देखना परमाणु की फितरत में शामिल न था, लेकिन आज परमाणु जैसे ही अपराध रोकने के लिए आगे बढ़ा, स्टीव शेपर्ड के गले से निकली आवाज़ उसके कदमों से जंजीर बनकर निपट गई। रुक जाओ परमाणु, उधर कहाँ जा रहे हो? हमें उन बदमाशों से नहीं उलझना चाहिए। ऑफिस चलो, हमें देर हो रही है। तुम्हें डिलीवरी लेकर तुरंत ही कलकत्ता जाना है। अरे खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? मैं कहता हूँ चलो यहाँ से। ठीक है। इस बार अपने मालिक के उस हुक्म को ना टाल सका परमाणु अपराध से मुंह फेर कर तुरंत ही वहाँ से रवाना हुआ और एक बार फिर अपने मालिक का हुक्म जाने में जुट गया। परमाणु के इन कारनामों से उसका मालिक दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा था, लेकिन परमाणु के चाहने वालों का रोष बढ़ता जा रहा था। परमाणु वापस आओ, आकर हमें बचाओ। परमाणु घटिया काम छोड़कर दोबारा क्राइम फाइटिंग करो। परमाणु वापस आओ, आकर हमें बचाओ। क्या हुआ परमाणु को? क्यों उसे मजलूमों की पुकार सुनाई नहीं देती? क्यों वह वापस नहीं आना चाहता? इस मामले में विनय मेरी कुछ मदद कर सकता था, लेकिन कल से वह भी ना जाने कहाँ गायब है। परमाणु लौट आओ परमाणु। परमाणु के प्रशंसकों की पुकार परमाणु के मस्तिष्क को झकझोर जरूर रही थी, लेकिन उसे उसकी गुलामी से बाहर नहीं खींच पा रही थी, जिसका नाम था आका। क्राइम फाइटर परमाणु अब सिर्फ एक माल ढोने वाला कुली बनकर रह गया, और इसका श्रेय जाता है सिर्फ मुझे, क्योंकि मैंने बनाया परमाणु को गुलाम, और इस गुलामी से परमाणु जिंदगी भर आज़ाद नहीं हो पाएगा। तुम्हारे इस गुलाम से अखनूरा को भी एक काम निकलवाना है आका, अपने प्रतिद्वंदी दाऊद खां को ख़त्म करवाने का काम। ठीक है, लेकिन उसके लिए तुम्हें परमाणु से काम करवाने का थोड़ा तरीका बदलना होगा। सुनो, मैं बताता हूँ तुम्हें उस रास्ते के बारे में। अखनूरा को अपना तरीका बताते हुए गजब की चमक से दमक रही थी आका की आंखें, जबकि इधर परमाणु के इस शुभचिंतक की आंखों में चिंता ही चिंता नजर आ रही थी। परमाणु ने मुसीबत में कई बार मेरी मदद की है,
लेकिन अब शायद परमाणु की मदद करने की बारी मेरी है, क्योंकि मेरे ख्याल से परमाणु किसी मुसीबत में है। लेकिन परमाणु की मुसीबत को जानने और उसकी मदद करने के लिए मेरा उससे मिलना बेहद ज़रूरी है, और ऐसा बड़े आराम से हो सकता है। परमाणु मुझसे मिलने मेरे घर ही आएगा, लेकिन उसके लिए फ़िलहाल मुझे इतना करना होगा कि इस पैकेट को स्पीड कुरियर में जाकर अर्जेंट कहकर बुक करवाना होगा, ताकि इसे लेकर परमाणु ही मेरे घर पहुंचे। अपना पैकेट बुक कराने स्पीड कुरियर में पहुंची शिप्रा क्या जानती थी कि वह एक बहुत बड़ी घटना में शामिल होने जा रही थी। ये वह गिफ्ट पैकेज जिसे दाऊद खां के जन्मदिन पर उसके किसी रिश्तेदार ने इस कुरियर कंपनी में बुक कराया है। कुछ ही देर में परमाणु इसे डिलीवर करने जाएगा। परमाणु दाऊद खां के यहाँ जो पैकेट डिलीवर करेगा वह ये नहीं, बल्कि ये होगा जिसमें मौजूद है दाऊद खां को यमराज के बाद डिलीवरी करने का सामान। और वह सामान अपना काम तब करेगा जब दाऊद खान आधी रात को अपने पैदा होने की खुशी में केक काट रहा होगा। ओह, इस पैकेट में अवश्य कोई विस्फोटक पदार्थ है जो परमाणु के हाथों दाऊद खां के पास पहुंचाने वाला है। मुझे परमाणु को यह कार्य करने से रोकना होगा, लेकिन कैसे? जब तक वो मुझे मिलेगा नहीं तब तक मैं कैसे रोकूंगी उसे? ए लड़की, कौन है तू? क्या कर रही है यहाँ? मैं शिप्रा, और मैं यहाँ पैकेट बुक करवाने आई हूँ। पैकेट बुक करवाने आई है तो यहाँ क्या कर रही है? बुकिंग ऑफिस उधर है, वहाँ जा। ठीक है। अरे, अचानक शिप्रा की बाँझें हिल गईं, क्योंकि उसे सामने से आता दिखाई दे रहा था परमाणु। परमाणु, हे परमाणु! शिप्रा चिल्लाई, लेकिन परमाणु ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। हे परमाणु, अरे ये मैं हूँ शिप्रा, इधर देखो। परमाणु ने एक बार पलटकर अपरिचित निगाहों से शिप्रा की तरफ देखा ज़रूर, लेकिन रुका नहीं। और रुकता भी तो कैसे? उसे अपने मालिक का काम जो करना था। ओह, परमाणु वही पैकेट लेकर उस दाऊद खां को डिलीवर करने जा चुका है। अब मैं परमाणु को तो नहीं रोक सकती, लेकिन पुलिस को खबर करके उस तबाही को ज़रूर रोक सकती हूँ जो उस पैकेट से होने वाली है। अचानक शिप्रा को अपने विचारों को एक नया मोड़ देने के लिए विवश होना पड़ा। नहीं, अगर मैं पुलिस में गई तो इस केस में किसी न किसी रूप में परमाणु भी फंसेगा, क्योंकि आखिरकार उस पैकेट को दाऊद खां तक पहुँचाने वाला परमाणु है। नहीं नहीं, मेरी वजह से परमाणु किसी मुसीबत में फंसे, ये मुझे मंजूर नहीं। मुझे दूसरा ही रास्ता सोचना होगा। दूसरा रास्ता भी शिप्रा को जल्दी ही मिल गया। संयोग से मैं दाऊद खां का घर जानती हूँ। साउथ दिल्ली में उसकी शानदार कोठी है। मैं उस तक पहुँच उसे सारी बात बता देती हूँ, फिर परमाणु को देखूंगी। अपना काम भूलकर शिप्रा तुरंत एक टैक्सी में सवार हो गई। लाजपत नगर चलो जल्दी। अपनी तरफ से पूरी जल्दी कर रही थी शिप्रा, लेकिन दिल्ली की सड़कों को बेदर्दी से रौंदता ट्रैफिक उसे इतनी जल्दी उस गंतव्य तक नहीं पहुंचा देने वाला था। लेकिन परमाणु के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। आपका पैकेट एकदम सही समय पर आया। अगर कुछ समय भी और देरी हुई होती तो मैं राजनगर के लिए निकल चुका होता, जहां सम्राट शिप को किराए पर लेकर मैंने समुद्र के बीचों बीच आज रात अपना जन्मदिन मनाने का फैसला किया हुआ है। ये लो रसीद। थैंक यू। परमाणु अपना काम करके वहाँ से निकल लिया, जबकि शिप्रा अपना काम करने वहाँ पहुँची। ए लड़की, कहाँ घुसी आ रही है? मुझे दाऊद खां से मिलना है। वे अब किसी से नहीं मिल सकते, क्योंकि वे अपने दोस्तों के साथ एक चार्टर्ड प्लेन से अपना जन्मदिन मनाने राजनगर जा रहे हैं। देखिए, मेरा उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास ए छोकरी, तेरे को ज़ाती बात करने को नहीं बोला। जो तेरे को बोला वही सुन और फूट यहाँ से। जल्दी रपट यहाँ से और रास्ता साफ कर। उफ, ये बदमाश टाइप के बॉडीगार्ड जब मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है तो ये मुझे अंदर कैसे जाने देंगे? लेकिन अगर मैं अभी अंदर नहीं गई तो फिर मैं दाऊद खां से नहीं मिल पाऊंगी, क्योंकि वो मुंबई जाने के लिए एकदम तैयार है। मुझे अंदर जाकर दाऊद खां से मिलने का दूसरा रास्ता अपनाना होगा, और वह दूसरा रास्ता इस दीवार के ऊपर से होकर जाता है। दीवार पर चढ़कर उस पार तो पहुँच गई शिप्रा, लेकिन अपने पैरों पर खड़ी ना रह सकी। भड़ाक! कौन है ये? ज़रूर अपने दुश्मन अखनूरा के गैंग की होगी, जो किसी ज़रूरी बात के बहाने आपसे मिलकर आपको नुकसान पहुंचाना चाहती थी। इसका क्या करे दाऊद भाई? और कोई दिन होता तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों के सामने डालने का हुक्म देता, लेकिन आज मेरा जन्मदिन है। आज के दिन मैं कोई खून खराबा नहीं चाहता, इसलिए उसे उठाकर किसी सड़क पर फेंक दो। ठीक है दाऊद भाई। बेहोश शिप्रा को सड़क पर फेंक दिया गया, जो एक बहुत बड़ी दुर्घटना रोकना चाहती थी। लेकिन ये बात न उस संभावित दुर्घटना का शिकार बनने वाला दाऊद खां जानता था, और न कारण बनने वाला वह परमाणु, जो खड़ा था अपने मालिक के सामने और कह रहा था, क्या हुक्म है मेरे आका? अगले 5 घंटे के लिए तुम्हें कोई काम नहीं परमाणु, क्योंकि मेरे अगले 5 घंटे अपने छोटे भाई मार्को की अंत्येष्टि करने में गुजरेंगे। पुलिस ने आज उसकी लाश बुराड़ी के नाले से बरामद की है। अगले 5 घंटे के लिए तुम्हारी छुट्टी है परमाणु। स्टीव शेफर्ड का परमाणु को छोड़कर वहाँ से जाना साबित कर रहा था कि परमाणु के पास कुछ घंटे करने के लिए कोई भी काम नहीं था। ऐसे में उसे अपने लिबास से छुटकारा पाने का काम ही सबसे अच्छा लगा, और उस लिबास से छुटकारा पाने का मतलब था उसके मस्तिष्क के उस हिस्से का सक्रिय हो जाना जिसमें यह बात घर की हुई थी कि वह परमाणु नहीं, इंस्पेक्टर विन है। ओह, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं किसी नींद से जागा हूँ? मेरा सिर भारी भारी क्यों है?
क्या हुआ था मुझे? और ये मैं कहाँ हूँ? कैसे पहुँचा मैं यहाँ? इंस्पेक्टर विनय के मस्तिष्क ने स्वयं से सवाल तो बहुत किए, लेकिन उत्तर उसे एक का भी नहीं मिला। मुझे इतना तो याद है कि मैं परमाणु बनकर आका को पकड़ने जा रहा था। फिर क्या हुआ मुझे कुछ मालूम नहीं। लगता है आका भागने के लिए मेरे साथ ऐसा कुछ कर गया जिससे मैं कुछ देर के लिए अपनी सुध-बुध खो बैठा। इसका मतलब आका को पकड़कर ही मैं जान सकता हूँ कि उसने मेरे साथ क्या किया। लेकिन फ़िलहाल आका को ढूंढना टेढ़ी खीर है। इसलिए फ़िलहाल मुझे थाने जाकर पता करना चाहिए कि मेरे पीछे क्या क्या घट गया। थाने में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वह बात। स्टीव शेपर्ड ने कल मार्को नामक जिस भाई के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, उसकी लाश बरामद हो चुकी है। पोस्टमार्टम के बाद बॉडी स्टीव शेपर्ड को सौंप दी है। कब्रिस्तान में उसकी अंत्येष्टि होने वाली है। ओह, मुझे कब्रिस्तान पहुंचकर स्टीव को सांत्वना देनी चाहिए और उसे बताना चाहिए कि उसके भाई का हत्यारा आका कानून के हाथ से ज़्यादा देर तक बचा नहीं रह सकता। कब्रिस्तान में इंस्पेक्टर विनय के मुंह से अपने भाई के हत्यारे का नाम सुनकर विफर पड़ा स्टीव। आका, तूने मेरे भाई को मारा है। तुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा मैं तेरे। गुस्से से सूखे पत्ते की तरह कांपता स्टीव सीधा आका के पास जाकर रुका। आका हत्यारे, तूने मेरे भाई मार्को को मारा। मैं तेरा खून पी जाऊंगा। मार्को? जॉकी मार्को तुम्हारा भाई था? हाँ हत्यारे, मार्को मेरा छोटा भाई था। मैं तुझसे उसकी मौत का बदला लेने आया हूँ। आ! तूने आका के सिर्फ गुलाम बनने की शक्ति देखी है बच्चे। उसकी वह शारीरिक शक्ति नहीं देखी जो तेरे जैसों को चींटी की तरह मसल सकती है। था तेरे भाई को तो मैं अपना गुलाम बनाकर उसे आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन तेरे साथ मैं ऐसा नहीं करूँगा। तुझे तो मैं अपने हाथों से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उफ! ऐसा नहीं होगा आका, क्योंकि मैं तेरे इन हाथों में हथकड़ियाँ डालने आ गया हूँ। इंस्पेक्टर, तू यह कैसे पहुँचा? मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में सुनने के बाद जब स्टीव कुदाल लेकर पागलों की तरह भाग खड़ा हुआ, तो मुझे ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि ये तेरे इस ठिकाने के बारे में जानता है। बस इसके पीछे मैं तुझ तक आ गया। यहाँ पहुँचकर तूने अच्छा नहीं किया, क्योंकि आका के हाथों यहाँ से तू सीधा मौत की गोद में पहुँचेगा। उफ! इसके शरीर में तो अमानवीय शक्ति भरी हुई है। इसका हर बार घन की तरह मेरे शरीर पर पड़ रहा है। अगर मैंने इस पर जल्दी काबू नहीं पाया तो ये मेरा कचूमर निकाल देगा। उफ! आका के इस बार ने इंस्पेक्टर विनय के सिर को ऐसा घुमाया कि उसे पता ही नहीं चला कि आका ने कब उसे अपने सिर से ऊपर उठाया और कब उधर उछाल दिया, जहाँ मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। उफ! मैं तेज़ी से नीचे गिरता जा रहा हूँ। अगर मैं नीचे की पथरीली ज़मीन से टकरा गया तो मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा अलग हो जाएगा, इसलिए मुझे खुद को ज़मीन से टकराने से रोकना होगा। और ऐसा तभी होगा जब मैं बन जाऊँगा परमाणु। इंस्पेक्टर विनय ने परमाणु बनकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन उसके साथ ही अपने मस्तिष्क के उस हिस्से को जागृत कर लिया जिसमें एक ही शब्द अवस्थ हुआ था कि वह किसी का गुलाम। 5 घंटे बीत चुके हैं, मुझे अपने मालिक के पास पहुंचना चाहिए। परमाणु ने जैसे ही वहां से उड़ान भरी वैसे ही परमाणु परमाणु के कानों में पड़ी थी वह आवाज़ जिसे परमाणु लाखों आवाज़ों में से पहचान सकता था। उसके मालिक स्टीव शेपर्ड की आवाज़ थी वह। अपने मालिक तक पहुंचने में भला कोई भी पल क्यों गंवाता वह? क्या हुक्म है मेरे आका? आज से मैं तुझे हुक्म देने वाला आका नहीं हूँ। मैं तुझे अपनी गुलामी से आज़ाद करता हूँ। स्टीव शेपर्ड के मुंह से निकला आज़ाद नामक वह शब्द परमाणु के मस्तिष्क में परमाणु बम के धमाके की माने गूंजा। आज़ाद करता हूँ। ओह! परमाणु को लगा मानो उसके मस्तिष्क के सभी तार झंझना गए और वह ख्वाबों की दुनिया से वर्तमान के धरातल पर आ गया। ओह! ये मेरे दिमाग को कैसा झटका लगा। परमाणु बचो! अभी तक अपने ही विचारों में गुम परमाणु को उस आवाज़ ने चौंकाया, लेकिन संभलने में उसे फिर भी देर हो गई। मेरे बताए शब्द को बोलकर तूने परमाणु को मेरे शब्द समूह की गुलामी से आज़ाद कर दिया है स्टीव, लेकिन मुझे इसे दोबारा गुलाम बनाने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। मैं सिर्फ अपने इस प्राचीन हीरो के उसके हीरे को उसके खोल से निकाल कर इसके आगे करूँगा और उससे निकली किरणें से दोबारा अपना गुलाम बना लेंगी। ओह! किसी को भी गुलाम बना लेने की क्षमता वाली उन किरणों ने तेजी से आगे बढ़कर परमाणु के एक बार फिर अपने घेरे में ले लिया। आ! परमाणु के कंठ से एक बार फिर चीख निकल गई, जो शांत हुई तो गूंज उठा आका का बैठा आका। हा 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 हा। परमाणु की हालत बता रही है कि वे एक बार फिर मेरा गुलाम बन गया है, और इस बार उसे संचालित करने वाले शब्द एकदम नए हैं, इसलिए ये सिर्फ मेरा आदेश मानेगा। देख स्टीव, गौर से देख मेरे इस गुलाम को जो अभी सिर झुकाकर मुझसे बोलने वाला है। क्या हुक्म है मेरे आका? गुलाम, मेरा गुलाम, आगे बढ़ और ख़त्म कर डाल मेरे इस दुश्मन को। सुरमा बना डाल इसका। जो हुक्म। अपने आका का हुक्म मानकर यंत्र चालित सा परमाणु आगे बढ़ा और पहले ज़रा
तुझसे उस प्राचीन हीरो को तो अलग कर दूं जिससे तू लोगों को गुलाम बनाया करता है, और तेरा वह दिमाग दुरुस्त कर दूं जिसमें सारी दुनिया को गुलाम बनाने का फितूर घुसा हुआ है। भड़ाक! परमाणु ने उसे घुमाकर जमीन पर दे मारा। पीड़ा से आश्चर्य हुआ उसे पीड़ा से ज़्यादा आश्चर्य हुआ उसे। तो तुम गुलाम नहीं बने थे, लेकिन ऐसा कैसे हुआ? हीरे की किरणों की वजह से गुलाम बनने से तुम कैसे बच गए? ठीक वैसे ही जैसे तू बचता है। मैंने नोट किया था कि किसी को गुलाम बनाने के लिए जिस समय तू अपने प्राचीन हीरो को खोल से बाहर निकालता है तो उसकी चमकीली किरणों से बचने के लिए अपनी आंखें बंद कर लेता है। बस मैंने भी ऐसे ही किया, लेकिन आंखें बंद होने की वजह से तू ये नहीं देख पाया। इस तरह मैं भी फिर गुलाम बनने से बच गया, लेकिन फिर भी मैंने गुलाम बनने का नाटक इसलिए किया कि तेरे सतर्क होने से पहले ही मैं तुझ तक पहुँच तेरे हीरे को हत्या सकूँ। हीरे के तेरे हाथ से निकलने के साथ ही तेरा खेल खत्म हो चुका है, इसलिए अब जिंदगी भर जेल की चार दीवारियों को गुलाम होने की तैयारी कर। आका के होश ठिकाने लगाकर स्टीक की तरफ पलटा परमाणु। अब तुम बताओगे मुझे कि ये सब क्या चक्कर है? एक मिनट परमाणु, ये सब चक्कर क्या है? ये सब तुम बाद में भी जान सकते हो, लेकिन अगर अभी तुम तुरंत राजनगर के लिए रवाना नहीं होगा तो एक बड़ी दुर्घटना घट जाएगी जिसके जिम्मेदार तुम होगे। शिप्रा? किस दुर्घटना की बात कर रही हो तुम? शिप्रा एक ही साथ में सब कुछ बताती चली गई और फिर अंत में बोली, सड़क किनारे जब मुझे होश आया तो मैं एक बार फिर तुम्हारी तलाश में दौड़ पड़ी, और ये मेरी किस्मत है तुम ना सिर्फ मुझे जल्दी यहाँ दिख गए बल्कि मेरी बात सुनने के लिए तैयार भी हो। पहले मैं तुम्हारी बात क्यों नहीं सुन रहा था, ये एक लंबा किस्सा है जिसे मैं लौट कर सुनाऊंगा। फिलहाल मैं परमाणु के नाम पर कलंक साबित होने वाले उस दुर्घटना को रोकने पहुँचता हूँ। राजनगर में स्थित समुद्र में तैरते सम्राट शिप पर, जहाँ मनाई जा रही है एक ऐसी शानदार जन्मदिन पार्टी जो इस पैकेट के खुलने के साथ ही पार्टी में मौजूद सैकड़ों व्यक्तियों की मरण दिन पार्टी बन जाएगी। परमाणु यहाँ राजनगर में, लेकिन वह मेरा सबसे महत्वपूर्ण गिफ्ट क्यों छीन कर ले गया? कारण पता चला तो सभी की सांसें अटक कर रह गईं। ओह नो, इस गिफ्ट में तो बड़ा ही भयानक बम था। उफ, उस गिफ्ट पैक में मौजूद वह बम अगर इस शिप पर फट जाता तो शिप के साथ साथ हमारे भी चीथड़ उड़ा देता। बम से तो मैंने तुम्हें बचा लिया, लेकिन इस पार्टी में मौजूद गुनाहगारों को यहाँ पहुँचने वाली पुलिस से बचना आसान नहीं होगा। वैसे चिंता मत करना, आका से पूछताछ करके मैं उस आदमी को भी तुम्हारे साथ जेल की कोठरी शेयर करने जल्दी भेजूंगा जिसने गिफ्ट पैक के रूप में बम को तुम तक पहुंचाया। परमाणु तुरंत ही वापस लौट पड़ा। उसे अभी एक और अपराधी को पुलिस के हवाले करना था, और वह अपराधी था स्पीड कोरियर का मालिक शेपर्ड। मेरे गुलाम बनने के बाद तुमने मुझे गलत इस्तेमाल करने की जगह मुझे अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। इसके लिए मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन गुलाम बनाने और ख़रीदने के धंधे में आका का साथ देने के जुर्म में कानून तुम्हें सज़ा ज़रूर देगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं परमाणु के अगले कॉमिक विशेषांक एक नया इतिहास में। तब तक के लिए धन्यवाद।